नमस्ते सलावत मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों। रक्षा मंत्रालय ने आज भारत की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाते हुए 2500 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इस सौदे में 1801 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय सेना के ट्रैक नाग मिसाइल एटीजीएम सिस्टम के लिए है। ये मिसाइल जो कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, इससे हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की एंटी टैंक मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मोटर्स और महिंद्रा 800 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाले 5000 आधुनिक यानी कि मॉडर्न लाइट व्हीकल्स को तैयार करेगी। नाग मिसाइल दोस्तों दुश्मनों के कवच के खिलाफ यानी कि उनके आर्मर के खिलाफ सबसे सोफिस्टिकेटेड एंटी टैंक वेपन सिस्टम है। कल डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि वीएलएसआर सैम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है और इस टेस्ट को आईटीआर चांदीपुर में किया गया। और ये जो फ्लाइट टेस्ट था दोस्तों, उसे लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था, जिसने की एक हाई स्पीड वाले एरियल टारगेट को काफी नजदीकी से और लो एल्टीट्यूड में मार गिराया। और इस मिसाइल के स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, मल्टीफंक्शन रडार और वेपन कंट्रोल सिस्टम सहित सभी एलिमेंट्स ने अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन भी किया है। वहीं दोस्तों, चाइना का डीप सी कटर भारत के डिफेंस और रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस तरीके की गतिविधियों से भारत की क्षमताओं को एक बड़ा धक्का लग सकता है। समुद्र के नीचे केबलों को निशाना बनाना चाइना की अब रणनीति का हिस्सा बन गया है। इसके जरिए चाइना भारत की जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि मिलिट्री एप्लीकेशन पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को अब एक बड़ा विजन लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले सकता है ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम से निपटा जा सके। और भारत को कुछ विश्वसनीय ऑप्शंस पर भी काम करना होगा ताकि इस तरीके की जो सुरक्षा चुनौती है वो भारत को प्रभावित ना कर सके। दूसरी तरफ दोस्तों, 30% स्वदेशी कंपोनेंट्स वाली पहली AK-203 असॉल्ट राइफल का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर इस राइफल का -50 डिग्री कूलिंग के बाद फाइनल परीक्षण किया जा रहा है। आज की तारीख में दोस्तों, भारत 50% इन राइफलों के क्षेत्र में स्वदेशी हो चुका है। अभी तक इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने 55,000 AK-203 राइफलों का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया है, जिनमें से 48,000 को भारतीय सेना को दिया है और अब इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। जनवरी 2026 से हर महीने 10,000 राइफलें बनेंगी। वही AMC फाइटर जेट इंजन के लिए रशिया ने अपने स्टेलियम 177S इंजन का प्रस्ताव दिया है, जिसका एक नया फ्लैट नोजल डिजाइन होगा। हालांकि भारत पर यह बात निर्भर करती है कि भारत रशिया के इस प्रस्ताव पर जाता है या नहीं, क्योंकि भारत दोस्तों AMC Mark II के लिए 110 से 130 किलोन्यूटन थर्स्ट क्लास का एक पावरफुल इंजन देख रहा है, जिसे कि स्वदेशी या फिर को डेवलप करके तैयार किया जाएगा, जो कि सुपर क्रूज और बेहतर परफॉर्मेंस करने में सक्षम हो। ऐसे में रशिया का ये जो 177S इंजन है वो आफ्टर बर्नर और स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड फीचर्स के साथ आता है, जो कि 142 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। रशिया को ये पता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हैं और ऐसे में भारत के साथ उसको ये मौका मिल रहा है तो उसे वो क्यों नहीं बनाएगा। यहाँ पर दोस्तों, फ्लैट नोजल एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स की एक बड़ी पहचान मानी जाती है, जो कि फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम कर सकता है। और हो सकता है कि रशिया इसके लिए HAL और DRDO के साथ कोलैबोरेशन करे। लेकिन दोस्तों, इस ऑफर में काफी सारे जोखिम भी हैं, क्योंकि इस स्टेलियम 177S अभी अनप्रूवन इंजन है, इसके अभी परीक्षण नहीं किए गए हैं और रशिया पर ऑलरेडी सैंक्शन लगे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इस इंजन पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, भले ही ये 142 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता हो। लेकिन दोस्तों, इस इंजन को अगर हम AMC फाइटर जेट पर लगाते भी हैं तो डेफिनेटली इस इंजन के लिए हमें अपने फाइटर जेट को रीडिजाइन करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी लागत और वजन दोनों बढ़ सकते हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि AMC प्रोग्राम में इसकी वजह से और देरी हो सकती है। हालांकि दोस्तों, फ्लैट नोजल AMC के स्टेल्थ प्रोफाइल को बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में भारत को G20 और J36 जैसे फाइटर जेट्स पर महत्वपूर्ण बढ़त भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, समय को देखते हुए फिलहाल तो भारत के पास सबसे अच्छा ऑफर रशिया के बाद जो है वो है फ्रांस का, जिसने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को को डेवलप करने की बात कही है। हालांकि रशिया का प्रस्ताव भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों अभी इंजन की टेस्टिंग नहीं हुई है, अनप्रूवन है, तो कैसे इस चीज को लेकर हम लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि भाई ये हमारे AMC फाइटर जेट के लिए एक मजबूत और एक विश्वसनीय इंजन बन सकता है। वहीं दोस्तों, GE एरोस्पेस ने कहा है कि भारत को अब वो इस साल के अंत तक 11 और F404 इंजन दे देगा, जिससे कि भारत का तेजस Mark 1A फाइटर जेट प्रोग्राम जो है वो और स्पीड पकड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, भारत ने चीन को एक बड़ा जवाब देने की कोशिश की है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एक्सरसाइज आयोजित की है और ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज है और प्रचंड प्रहार अभ्यास 25 से 27 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि आज इसका लास्ट डे है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सशस्त्र बलों ने एक जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया है, जिसमें कि एडवांस सर्विलांस, स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशनल प्लानिंग की गई थी। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान यानी कि मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, आर्म्ड हेलीकॉप्टर, UAV और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया गया और एक नकली टारगेट की पहचान होने के बाद उन्हें फाइटर जेट्स, लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम्स, आर्टिलरीज, स्वार्म ड्रोन्स, कैमिकेजी ड्रोन और आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके उन्हें बेअसर किया गया।
भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सुनीता टूल्स लिमिटेड ने 155 mm M107 एंटी आर्टिलरी शेल्स के लिए उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत वो 1 लाख यूनिटों की डिलीवरी करेगी। और ये ऑर्डर उन्हें हमारे फ्रेंडली फॉरेन नेशन की तरफ से मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि फार ईस्टर्न कंट्री ने ये ऑर्डर दिया है। 155 mm M107 शेल एक नाटो स्टैंडर्ड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल है, जो कि अपनी वर्सेटैलिटी और अधिक इस्तेमाल किए जाने को लेकर जाना जाता है, और ये आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। फार ईस्टर्न कंट्री में दोस्तों कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये ऑर्डर दक्षिण कोरिया, जापान या फिर सिंगापुर से भारत को मिला होगा। पाकिस्तान अपनी एरियल कॉम्बैट क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चाइना से और संख्या में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है, और ये खबर तब सामने आई है जब भारत ने हाल ही में 156 स्वदेशी रूप से तैयार किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दिए हैं। पाकिस्तान दोस्तों यहां पर चाहता है कि Z-10 ME हेलीकॉप्टरों की लोकल असेंबली लाइन भी पाकिस्तान में स्थापित की जाए। Z-10 ME चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टर का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसमें कि पावरफुल WZ-9G इंजन लगाया गया। ये अपने कम इंफ्रारेड सिग्नेचर और एडवांस काउंटर मेजर्स के साथ बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स कहती है कि इन हेलीकॉप्टर का पहला बैच 2025 में पाकिस्तान को मिल जाएगा। वही दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ मिलकर ब्रह्मोस NG के लिए एयरबोर्न लॉन्चर विकसित करेंगे, जिसे कि अब ब्रह्मोस MA यानी कि मिनी एयरबोर्न नाम दिया गया है। और ये हल्का लॉन्चर, इसका वजन दोस्तों 220 किलोग्राम के आसपास होगा। मतलब साफ है कि इसे भारतीय वायुसेना के कई फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट भी है। 220 किलोग्राम वजन के साथ ये लॉन्चर ब्रह्मोस के पहले वाले लॉन्चर की तुलना में काफी हल्का है। और लॉन्चर का दोस्तों ये जो मॉडुलर डिजाइन है, उसे भारतीय वायुसेना के अन्य फाइटर जेट्स जैसे कि मिराज 2000, राफेल, आने वाला तेजस मार्क 2 और AMC में भी लगाया जा सकता है। और ये हल्की ब्रह्मोस MA और इसका 220 किलोग्राम का लॉन्चर हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ट्विन मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति देता है। मतलब साफ है कि इसके जरिए सुखोई 30 MKI को अपनी रेंज और मैन्युअलिटी से समझौता किए बिना इस फाइटर जेट की मारक क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि इसका टेस्ट इस साल के अंत में किया जा सकता है, और इसके लिए जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो 2027 तक मिल सकती है। वहीं दोस्तों DRDO ने एक इजेक्टेबल रॉकेट इग्निशन सिस्टम को विकसित करने का काम शुरू किया है, जो कि पिनाका मार्क 3 को और ज्यादा बेहतर बना देगा। हालांकि दोस्तों ये जो इजेक्टेबल रॉकेट इग्निशन सिस्टम है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए पिनाका मार्क 3 के रॉकेट की इग्निशन प्रक्रिया में सुधार हो जाएगा। जहां दोस्तों ट्रेडिशनल रॉकेट इग्निशन सिस्टम जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपने प्रोजेक्टाइल के साथ, लेकिन एक इजेक्टेबल डिजाइन लॉन्च के बाद इग्निशन कंपोनेंट को अलग कर देगा, जिससे कि उड़ान के दौरान वजन भी कम हो जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और पेलोड और रेंज दोनों क्षमताएं बढ़ जाएंगी। और इस तरीके का सिस्टम सुरक्षित हैंडलिंग और स्टोरेज के साथ साथ युद्ध के क्षेत्र में तेजी से रिलोड करने की सुविधा भी प्रदान करेगा, जो कि भारतीय सेना की आने वाली इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण फायदा देगा। आपको बता दें कि पिनाका मार्क 3 की जो रेंज है वो 120 किलोमीटर से ज्यादा होगी। हालांकि इस पूरे प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगले 6 महीनों के अंदर इसकी परीक्षण भी किए जाएं। दोस्तों पिछले दिनों से कुछ खबर सामने आ रही थी कि भारत का एक इजरायली ड्रोन चाइना के पास चला गया था, और चाइना ने उस ड्रोन के साथ छेड़खानी भी की और उस ड्रोन को वापस भारत भेज दिया। हालांकि ये खबरें जब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैली तो भारतीय सेना को ऑफिशियली इसका बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें बताई जा रही हैं वो सब मिसलीडिंग कंटेंट है, और इस तरीके की खबरों को शेयर करने से बचना चाहिए। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी अल्फा डिफेंस की तरफ से, और अल्फा डिफेंस ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, जो कि भारत के इंक्रिप्शन की मजबूती पर सवाल उठा रही थी। यानी कि चाइना ने ड्रोन के डेटा लिंक को बाधित किया, उसमें हेराफेरी की, लेकिन सेना ने कहा कि यह सब कुछ निराधार है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने पत्रकार और सोशल मीडिया के यूजर्स को आगाह भी किया है कि इस तरीके की खबरों पर ध्यान न दें। रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ 307 ATAGS और हाई मोबिलिटी व्हीकल 6x6 गन टोइंग व्हीकल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी अनुमानित लागत 6,900 करोड़ रुपए है। वहीं दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने शेषनाग 150 की पहली उड़ान सफलतापूर्वक ऑपरेट की है। इसकी सबसे खास विशेषता दोस्तों ये है कि इसे स्वाम मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे कि भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो और बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि ये यूएवी 5 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, और ये 25 से 40 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ आएगा। हालांकि पहली उड़ान के दौरान शेषनाग 150 ने 2 घंटे तक उड़ान भरी और अपनी क्षमता को यहाँ पर प्रूव भी किया है। सबसे खास बात इस शेषनाग की एक और ये है कि ये 1000 किलोमीटर के अधिक की रेंज में काम कर सकता है, और ये AI ऑपरेटेड ड्रोन है। इसका इस्तेमाल दोस्तों ISR मिशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए भी किया जा सकता है। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।